हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो आज हम लोग पेपर 2 का हम लोगों ने वन लाइनर और एग्जाम ओरिएंटेड जो सीरीज शुरू किया हुआ है उसमें हम लोग आज टॉपिक करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है और एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, तो इसीलिए अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और एक डायरेक्टली क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में भी बनता है और वो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। मतलब उसमें ऐसा कुछ इन डेप्थ नहीं पूछा जाता कि बहुत ही ज़्यादा आपको घुमा के पूछा जा रहा है या हाई लेवल का पूछा जा रहा है। बहुत ही बेसिक चीज़ इसके अंदर पूछी जाती है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो डेफिनेटली आप उसको आंसर कर पाओगे और आपके +2 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक किया होगा। ये टॉपिक यूनिट 1 में आपका जो लास्ट पॉइंट बनता है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके अंदर आता है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। इससे पहले हम साथ साथ में पेपर 1 भी कर रहे हैं और पेपर 1 में मैंने यूनिट 1 कंप्लीट यूनिट 1 के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी आज तक PYQs में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको कंक्लूड करके वो मेजर टॉपिक्स को लेके मैंने एक सिंगल वीडियो में रिवीजन वीडियो लेकर आई हूँ मैं। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा रिवीजन के लिए। और इसके अलावा पेपर 2 तो हमारा चल ही रहा है। पेपर 2 में हमने यूनिट 3 ऑलरेडी कर लिया है। यूनिट 3 के बाद अब हम लोग यूनिट 1 में भी बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, पहले भी कराए हुए हैं और अभी जो मेजर टॉपिक्स वन लाइनर चल रहे हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एथिक्स क्या होता है। देखिए, अगर हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स का मतलब होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। कोई चीज़ कितनी सही है, कोई चीज़ क्या गलत है, उन सब चीज़ों को हम एथिक्स बोलते हैं। और एथिक्स जो होता है वो हमारे एक्शंस और हमारे मोटिव्स में शो भी होता है। तो एथिक्स रेफर टू अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, सेंसेस और right and wrong, goodness or badness in our action and their motives and consequences. Basically in simple terms we can say that एथिक्स का मतलब होता है सिंपल कि क्या चीज़ सही और क्या गलत है, उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करना, उनके बारे में प्रिंसिपल्स को कंसिडर करना, उसको हम एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स जो वर्ड है बेसिकली वो ड्राइव किया गया था इथोस से, और इथोस का मतलब होता है कस्टम, कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग सोशल नॉर्म्स रिगार्डिंग व्हाट इज करेक्ट। कि कोई चीज़ अगर सही है तो उसके रिगार्डिंग क्या कस्टम्स हैं, क्या रिप्रेजेंटेशंस हैं, सोशल नॉर्म्स क्या हैं, उन सब चीज़ों की अगर हम बात करते हैं करेक्टनेस को लेके तो उसको हम बोलते हैं इथोस। और इथोस वर्ड से ही आपका बना था एथिक्स, और एथिक्स का मतलब ही होता है स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिससे ये पता चले कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। अब इसी टर्म्स के बाद नया टर्म बनता है जो हम पढ़ ही रहे हैं, दैट इज बिजनेस एथिक्स। कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। देखिए, बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है बेसिकली कि ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल या रीजंस विच शुड गवर्न द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो हमारे बिजनेस को गवर्न करने में हेल्प करते हैं। तो उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स रिलेट टू द बेंचमार्क, moral principle, conventions, rules as to what is just and unjust in a particular situation. There are several definitions given by the experts, but वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेफिनेशन किसने दिया है इतना इम्पॉर्टेंटली नहीं पूछा जाता। बट अगर आपको ये टर्म क्लियर है, कंसेप्ट क्लैरिटी है, तो आप कहीं ना कहीं उसको एक एजुकेशनल ग्लेस भी ले सकते हो। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब सिंपल होता है कि जिसके अंदर आपके कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसके अंदर आपके पास कुछ रीजन्स आते हैं, कुछ बेंचमार्क्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं। जो प्रिंसिपल बेसिकली हमें क्या हेल्प करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसे डिसीजन लेना है कि क्या सही है और क्या गलत है। उन सब चीज़ों के बारे में जब हम सिचुएशन में रिएक्ट करना कि करते हैं तो वहीं पर हम बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या रीजंस बेसिकली जो आपको बिजनेस को कंडक्ट करने में, बिजनेस को चलाने में आपको हेल्प करते हैं।
या बिजनेस एथिक्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपल कि वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हमें मोरली बताएंगे कि क्या चीज़ राइट है और कौन सी चीज़ रॉन्ग है, क्योंकि हमने एथिक्स का मतलब अभी यही देखा था कि क्या सही है क्या गलत है, उसको हम एथिक्स बोल रहे थे। और उन्हीं एथिक्स को अगर हम बिजनेस में देखते हैं कि बिजनेस में कौन सी सिचुएशन सही है, बिजनेस में कौन सी सिचुएशन गलत है, तो उसको हम बोल रहे हैं बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, सभी को पता है कि बिजनेस एथिक्स मार्केटिंग के लिए भी ज़रूरी होता है, बिजनेस एथिक्स अकाउंटिंग में भी ज़रूरी होता है, पब्लिक रिलेशन में भी ज़रूरी होता है, बिजनेस मीटिंग्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, या फिर आपकी कुछ पेमेंट्स होती हैं तो उनको कैसे आपको कैश आउट करना है, कैसे उसको गवर्न करना है, उसमें भी हेल्पफुल होता है, प्रोटेक्शन के केस पे हेल्पफुल होता है, सोशल वेलफेयर के केस में भी ज़रूरी होता है, बैंकिंग के केस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में, सेल्स और एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के केस पे, लाइसेंसिंग के केस में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपका बिजनेस एथिक्स का स्कोप होता है। तो ये तो बहुत बेसिक है, ये आप वैसे भी देख सकते हो, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बिजनेस एथिक्स को छोड़ा जा सकता है। तो बिजनेस एथिक्स का स्कोप बेसिकली हर जगह पर है। और कौन कौन से अगर हम देखें कि फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस एथिक्स को, तो सारे ही अफेक्ट करते हैं। अगर हम देखें पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल भी, और अगर हम देखें नॉन पॉलिटिकल तो नॉन पॉलिटिकल भी। पॉलिटिकल में आपका पेस्टल पूरा का पूरा आता है, तो पूरा का पूरा पेस्टल आपका अफेक्ट करता है। जो आपका नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फैमिली है, स्कूल है, रिलीजन है, आपका लाइफ को लेके क्या एक्सपीरियंस है, वैल्यूज़ क्या हैं, मोरल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल की क्या डिमांड है, ठीक है ना, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इंडस्ट्री का कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलता है, ये अगर हम सब चीज़ें बात करते हैं तो वो आपका इंटरनल फैक्टर्स की हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कैसे बिजनेस एथिक्स अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस एथिक्स को अफेक्ट करते हैं। वैसे तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आप अपने आप ही आइडिया भी लगा सकते हो। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है वैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि विच टाइप ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द बिजनेस एथिक्स, और ABCDEFGH करके कहीं सारे आपको फैक्टर्स लिख सकते हैं और आपको आएगा कि चूज करो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस को। तो आप वहाँ बिजनेस एथिक्स को तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दो कैटेगरीज में बताया कि इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, यानी कि पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल में देखें तो एक्सटर्नल में आपका सारा का सारा आ जाएगा जो भी आपका पेस्टल के अंदर आता है, और इंटरनल के अंदर सारा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आ जाएगा, और उसके अलावा अदर फैक्टर्स भी आ जाएंगे, आपकी फैमिली, स्कूल, रिलीजन, सब एक्सटर्नल में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो बिजनेस में कंसिडर किए जाते हैं। तो कैसे होते हैं कि डू नॉट डिसाइड और चीट कस्टमर्स बाय सेलिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट और चार्जिंग रॉन्ग प्राइजेस। तो ये भी तो यही होता है कि आपको, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो, तो आप अपने कस्टमर को चीट थोड़ी करोगे, आप अपने कस्टमर्स को डिफेक्टिव प्रोडक्ट थोड़ी बेचोगे, ठीक है, या आप उससे कोई गलत प्राइस थोड़ी चार्ज करोगे। तो वो आपका एथिकल प्रिंसिपल के अंदर आता है। ऐसे ही इंश्योर सिंसेरिटी एंड एक्यूरेसी इन प्रोडक्ट ब्रांडिंग विद नो फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन पास आउट होंगी वो ट्रांसपेरेंसी के साथ दी जाएंगी, फेयर इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, अनफेयर इन्फॉर्मेशन आप नहीं दोगे, गलत इन्फॉर्मेशन आप नहीं दोगे, ठीक है। डू नॉट रिजॉर्ट टू दी होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग और प्रॉफिटिंग। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए गलत मार्केटिंग नहीं करोगे, ठीक है। डू नॉट डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रैक्ट दी कंपटीशन। कंपटीशन हेल्दी रखोगे उसको ख़त्म करने के लिए, या आप उसमें पुअर इन फैक्टर्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट नहीं लेके आओगे। डू नॉट टर्निश द इमेज ऑफ कॉम्पिटिटर्स बाय अनफेयर प्रैक्टिसेस, मेक एक्यूरेट बिजनेस रिकॉर्ड एंड इंश्योर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं कि एक कंपनी को रन करने के लिए हमें कैसे कैसे प्रिंसिपल्स को कंसिडर करना चाहिए। तो झूठ नहीं बोलना अपने कस्टमर्स को, सारी इन्फॉर्मेशन फेयरली देना, गलत तरीके से मार्केटिंग नहीं करना, हेल्दी कंपटीशन रखना, अपने कॉम्पिटिटर्स की इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना, फेयर वेजेस अपने एम्प्लॉयज़ को देना, फेयर ट्रीटमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करना, और जो भी आपके जितने भी आपके एग्रीमेंट्स हैं उन एग्रीमेंट्स को प्रॉपर तरीके से कंसीडर करना, अप्लाई करना, टैक्सेस को पे करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना, ये सारे के सारे आपके एथिकल प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज़, हम दो चीज़ों की बात करते हैं कि एथिक जो सिस्टम्स हैं मेजरली वो दो परफॉर्म किए जाते हैं, डेंटोलॉजिकल एंड टेलीलॉजिकल। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं,
डेंटोलॉजिकल बेसिकली आपके पास होते हैं जो आपके नॉन कॉन्सिक्वेंशनल होते हैं, यानी कि जो आपके नॉन कॉन्सिक्वेशनल, कॉन्सिक्वेंशनल का मतलब क्या होता है, परिणाम की बात करते हैं ना हम कि इसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, तो ये आपके रिजल्ट्स के ऊपर बेस नहीं होते, यानी कि यहाँ पे आपके हम रिजल्ट की बात नहीं करते। बट टेलोलॉजी आपके कॉन्सिक्वेंशनल्स होते हैं, यहाँ पर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाती है। तो डेंटोलॉजिस्ट बेसिकली आपकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरली, जजमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। और ये आपके जो ड्यूटी या जो भी आपके प्रिंसिपल्स थे, आपके कोड ऑफ कंडक्ट थे, रूल्स थे, उनको फोकस करता है कि जितने ज़्यादा लोगों का मतलब अच्छा होगा वही सब चीज़ें ये इनके हिसाब से अच्छी मानी जाती है। जैसे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीडम दे रहे हो, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हो, डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व कर रहे हो, तो यानी कि वो उनके हिसाब से मॉरली राइट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसमें भला कर रहे हो। टेलोलॉजिकल क्या बोलता है? टेलोलॉजिकल बोलता है कि कॉन्सिक्वेंट, ये कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड रहता है। इनका मतलब होता है कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तब माना जाता है कि वो चीज़ आपकी मोरली राइट है, यानी कि इनके हिसाब से बोलते हैं कि मोरल जजमेंट ऑफ आउटकम ऑफ एक्शन, या यहाँ पर बात की जाती है आपके रिजल्ट्स की। और वो भी रिजल्ट्स कैसे होंगे कि जो रिजल्ट्स आपके मोरली जजमेंट ऑफ आउटकम्स के बेसिस पे होंगे, यानी कि जिनका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा तब बोलेंगे कि ये सब चीज़ें आपकी सही थी। इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ भी आप देख भी सकते हो। एथिक्स सिस्टम, यानी कि जो डेनोटोलॉजिकल एथिक्स होते हैं कि एनी एक्ट और डीड इज कंसिडर्ड टू बी मोरली गुड बिकॉज ऑफ द फीचर ऑफ द एक्शंस और गुड, एंड दिस टर्म्स हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक विच मीन्स ड्यूटी। मैंने अभी आपको बोला ना कि जो आपके ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स, रेगुलेशन, इसकी बात करता है वो आपका डेंटोलॉजिस्ट। डी से याद रख सकते हो ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी के बारे में बात करता है। हैंस इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ द एक्शन, इट्स करेक्ट, देन दे बिकम द मोरल ड्यूटी। अगर उनके एक्शंस अच्छे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो रहा है तो वो अच्छा है। और ये आपका इमोरियल कैंट ने दिया था। टेलोलॉजिकल एथिक्स क्या बोलता है? कॉन्सिक्वेंट, ये कॉन्सिक्वेंसेज एथिक्स के इसका दूसरा नाम भी है। और इनका मतलब होता है कि अगर आपके एक्शंस आर राइट देन रिजल्ट जनरेट गुड एंड हैप्पीनेस फॉर द ग्रेट अमाउंट ऑफ द पीपल। तो ये उस चीज़ की बात करता है। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज आपकी की होती है, की डिटरमिनेंट होता है, और वही डिसाइड करता है कि कोई सी चीज़ कितनी मोरल है और कौन सी चीज़ कितनी इमोरल है। एक होता है आपका वर्च्यू बेस्ड एथिक्स। वर्च्यू बेस्ड एथिक्स को हम कहीं ना कहीं एजेंट्स वर्च्यू भी बोलते हैं, यानी कि प्रैक्टिस के बेसिस पे, प्रोसीजर्स के बेसिस पे। यहाँ पे बोला जाएगा कि आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो वो उतनी ज़्यादा आपका मोरलिटी आपके अंदर डेवलप होती है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में क्या होता था कि स्कूल में आपको बताया जाता है ऑनेस्टी के बारे में, स्कूल में आपको बताया जाता है ब्रदरहुड के बारे में, स्कूल में यूनिटी के बारे में। तो ये सब मोरल डेवलपमेंट होता है ना, जो शुरू से दिखाया जाता है। तो इसका आपका जितना ज़्यादा ये प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर इनहेरेंट होता जाएगा। तो वो आपका वर्च्यू बेस्ड एथिक्स की बात करता है कि लेसर एम्फेसाइजेज ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर, लेस, इनका कोई ड्यूटी, रूल्स, रेगुलेशन से मतलब नहीं होता और ना ही इनका एक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब होता है। इनका फोकस होता है बिल्डिंग अ गुड कैरेक्टर। आपको एक गुड कैरेक्टर बनाना है, डेवलप करना है गुड कैरेक्टर, तो और अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको ख़त्म करना है, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू आप कर सकते हो। ये उसकी बात करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। ये क्वेश्चन आपका 4 बार रिपीट हुआ है। अगर मैं आपको 2015 से लेके 20 तक की बात करूं तो 4 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, और एज इट इज आपका पूछा गया है। तो देखिए छोटे छोटे से मतलब है और नाम से एकदम क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि ट्रीट इक्वल पीपल इक्वली एंड अनइक्वल पीपल अनइक्वली। यहाँ पे मतलब होता है कि आपको क्या करना है? ट्रीट करना है, जो इक्वल पीपल है उनको इक्वली और जो अनइक्वल है उसको अनइक्वल आपको ट्रीट करना है। फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू द डिफॉल्टर्स। तो इट डील्स विद द इक्वालिटी, जहाँ पे इक्वालिटी, फेयरनेस की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशंस की बात हो रही है। हाउ फेयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे आपने सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये आपका सोशलिज्म की बात करता है और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इक्वल होने की बात करता है। तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, कि जो भी चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है? प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब होता है कि फेयर प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। ये आपका फेयर प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस की बात करता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो भी
कंपनीज हैं जो भी वो काम कर रही हैं वो फेयर तरीके से, वो आपका सही तरीके से प्रोसीजर, सही तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, सही तरीके से एक प्रोसीजर को फॉलो करना होना चाहिए। तो प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब होता है एक्शन प्रिफर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो एज पर द रूल्स, एज पर द लॉ होने चाहिए, थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर। सही प्रोसीजर की बात करता है आपका, फेयर प्रोसीजर की बात करता है आपका प्रोसीजरल जस्टिस। नेक्स्ट दैट इज रिस्टोरेटिव जस्टिस। क्या होता है कि एनी पर्सन हु हैज फेस्ड इनजस्टिस, कि पहले किसी के साथ इनजस्टिस हुआ होगा तो अब विल डिमांड सम मोर फॉर्म ऑफ रिपेयर और रिस्टोरेशन। आपको उसको, अब किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको करेक्ट तो करना है ना, उसको हमें करेक्ट करना है। तो जब हम किसी के साथ कुछ चीज़ पहले हो चुकी होती है बुरी, और अब आप उस सब चीज़ों को दोबारा वो ना हो तो आप उसको करेक्ट करते हो, तो उसको हम बोलते हैं रिस्टोरेटिव जस्टिस, और कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं करेक्टिव जस्टिस। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? रिट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है जहाँ पे हम पनिशमेंट एंड पेनल्टी की बात करते हैं। कम्युनिटेटिव जस्टिस क्या होता है? कम्युनिटेटिव, और एक होता है आपका कम्युनिटेरियन। अगर हम कम्युनिटेटिव की बात करते हैं, कम्युनिटेटिव का मतलब क्या होता है? जब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अ फॉर्म ऑफ जस्टिस वेयर इंश्योर्ड एज बिगिनिंग एंड पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, बैकग्राउंड ऑफ द पीपल इज टोटली इररिलेवेंट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फंडामेंटल फेयरनेस इन ऑल एग्रीमेंट एंड एक्सचेंज बिटवीन द प्राइवेट सोशल फर्म एंड द इंडिविजुअल, उनके बीच में। कम्युनिटेरियन क्या होता है? कम्युनिटेरियन का मतलब होता है यहाँ पे हम, अगर पास्ट में वही सेम चीज़ थी कि अगर पास्ट में किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, ठीक है ना, एक चीज़, सॉरी, कम्युनिटेटिव का मतलब था कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि आप शुरू में ही सब चीज़ें, जो भी एग्रीमेंट था, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन था इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में, उसको शुरू से ही सही सही चीज़ें बता के चलोगे, कम्युनिकेट फेयरली, ट्रांसपेरेंसी के साथ रख के रखोगे। और टेरियन का मतलब होता है, कम्युनिटेरियन यानी कि कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कि एक कोई ऐसी सोसाइटी है जिस सोसाइटी के साथ वही सेम चीज़ की कुछ गलत हुआ था, उनका अनफेयर उनके साथ हुआ था, तो उस अनफेयर को देखते हुए उनको इक्वली ट्रीट करवाना, ठीक है ना, उनको जस्टिस प्रोवाइड कराना, उनको इक्वल फील करवाना, दैट इज़ आपका कम्युनिटेरियन जस्टिस होता है। तो आपने देखा, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो अभी हमने जो देखा था दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, और ये आपका मैच द फॉलोइंग में आता था। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आपको जो भी जस्टिस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इक्वल पीपल को इक्वल और अनइक्वल पीपल के साथ अनइक्वल की बात करता है। प्रोसीजरल जस्टिस आपके फेयरनेस ऑफ प्रोसीजर की बात करता है। रिस्टोरेटिव बोलता है कि कहीं पर अगर आपको कुछ गलत हो गया तो उसको करेक्ट करना है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस आपका पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात करता है, या पनिशमेंट और पेनल्टी की बात करता है। कम्युनिटेटिव बोलता है कि शुरू से ही ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है। और कम्युनिटेरियन जस्टिस आपका बोलता है कि कोई कम्युनिटी, प्रॉपर किसी कम्युनिटी के बारे में कोई जस्टिस और वर्च्यू की बात करता है। तो ये तो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस था। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द मॉडल ऑफ सीएसआर। सीएसआर के कुछ मॉडल्स हैं, वो मॉडल्स क्या बात करते हैं हम वो देखते हैं। देखिए, इसमें जो सीएसआर के आपके पास मॉडल है, उसमें सबसे पहला मॉडल है आपका एथिकल मॉडल। एथिकल मॉडल क्या है? एथिकल मॉडल आपका दिया था M.K. गांधी जी ने, यानी कि मोहनचंद करमचंद गांधी जी ने। इन्होंने क्या बोला? ये फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इन्होंने बोला कि जो भी एक्टिविटीज़ कंपनीज में परफॉर्म होती है ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप, ठीक है, तो वो कंपनी को उनको मतलब कंसिडर करना चाहिए कि जो पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो भी वेल्थ ऑफ द पीपल है, ठीक है ना, उनके बिहाफ पे भी कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। तो एथिकल मॉडल बेसिकली आपका डील करता है किस सब चीज़ों को? ट्रस्टशिप के बारे में, ट्रस्टशिप के बारे में बात करता है, और ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करता है, वेल्थ ऑफ द पीपल के बारे में बात करता है। अब नेक्स्ट आपका है स्टैटिस्टिक मॉडल। स्टैटिस्टिक मॉडल बेसिकली आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करी, और इन्होंने बोला जो आपका स्टेट मॉडल है वो डील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू कंट्रीब्यूट टू सीएसआर एक्टिविटीज़, कि यहाँ पे किसका मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सीएसआर एक्टिविटीज़ के लिए? स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे कौन होता है? एम्प्लॉय,
ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की बात करी जाती है। लिबरल मॉडल क्या बोलता है? लिबरल मॉडल आपका मिल्टन फ्रेडमैन ने दिया था। ही सेड दैट बिजनेस इन इटसेल्फ हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ शेयर होल्डर, कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने शेयर होल्डर के लिए भी। तो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ओबे द रूल्स एंड द लॉ ऑफ द कंट्री एंड ऑपरेट एंड क्रिएट वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू चार्ज टैक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूट द इनकम ऑफ द सोसाइटी। ये लिबरल मॉडल की बात हो गई। स्टेक होल्डर मॉडल क्या बोलता है? ये आर एडवर्ड ने दिया था और ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ CSR है विच क्रिएट अ लॉयल बॉन्ड विद द एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर एंड इन्वेस्टर। स्टेक होल्डर देखो कौन कौन होते हैं? स्टेक होल्डर आपके सारे आते हैं ना, सप्लायर, एम्प्लॉय, कस्टमर, इन्वेस्टर्स, इन सब की बात करते हैं। तो इन सब की एक लॉयल्टी मेंटेन होनी चाहिए और CSR मॉडल यही बोलता है कि आपको एक बॉन्ड क्रिएट करना है इन सारी की सारी पार्टीज के बीच में। तो दीज आर दी मॉडल्स ऑफ CSR। इसके अलावा आपके पास दो टर्म्स और हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक होता है आपके पास यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। एक ये आपकी थ्योरी भी बोल सकते हो, कहीं ना कहीं कोई प्रिंसिपल भी बोलता है और कोई इसको ऐसा एक अप्रोच भी बोलता है। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या बोलती है? यूटिलिटेरियन अप्रोच आपकी बोलती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ग्रेट फील करवाओगे, ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ग्रेट फील करवाओगे, मैक्सिमम गुड्स टू मैक्सिमम पीपल की बात करता है, वेलफेयर क्रिएट करने की बात करता है कि जो वेलफेयर है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर होगा या जिन चीज़ों से सोसाइटी का भला होगा वो सब चीज़ें हमें अप्लाई करनी चाहिए। यानी कि वो सब एक्शन हमारे लिए सही होते हैं जिनसे वेलफेयर हो रहा होता है, ठीक है। एथिकली उन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाता है जो वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज़ योर यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच का मतलब ही यही है कि जिस अप्रोच के अंदर कॉस्ट एंड बेनिफिट की बात करी गई, और कॉस्ट एंड बेनिफिट भी किस तरीके से कि मैक्सिमम गुड्स टू मैक्सिमम पीपल, कि उन सब चीज़ों को आप मोरली राइट बोल रहे हो कि जो आपकी सोसाइटी को अपग्रेड कर रहे हैं या जो आपकी सोसाइटी का जिन सब चीज़ों से भला हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। और एक टर्म और है जो आपको पता होने चाहिए, दैट इज द हिडोनिज्म। हिडोनिज्म क्या होता है? हिडोनिज्म बेसिकली आपका प्लेजर होता है। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेजर की बात करता है और ये बोलता है कि वही काम सही है जो मुझे प्लेजर देगा, चाहे वो पॉजिटिवली प्लेजर दे चाहे वो मुझे नेगेटिवली प्लेजर दे, बट मेरे लिए मोरली वही सब चीज़ें राइट है जिन सब चीज़ों से मुझे प्लेजर मिल रहा है, ठीक है। और इसी के ऑपोजिट में एक टर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं ईगोइज्म। ईगोइज्म अप्रोच भी होती है। ये क्या बोलती है? ये बोलते हैं कि ऐसे मोरल एक्शन जिनसे हमें सेल्फ इंटरेस्ट हो रहा है, इंडिविजुअल को जिससे पर्सनल एडवांटेज हो रहा है, वो उनके अकॉर्डिंग उस सब चीज़ों को मोरली राइट बोलते हैं। तो देखिए 3 टर्म्स मैंने आपको अलग से बताई हैं। एक है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलता है कि भैया मैक्सिमम वेलफेयर, जो सब चीज़ें मैक्सिमम वेलफेयर प्रोवाइड करेंगे वो मोरली राइट है। ऐसे ही हेडोनिज्म क्या बोलता है? हेडोनिज्म बोलता है जो सब चीज़ें मुझे प्लेजर देंगी मेरे लिए वो मोरली राइट है। और ईगोइज्म क्या बोलता है? ईगोइज्म बोलता है कि भैया जो सब चीज़ें मुझे पर्सनल एडवांटेज देंगी, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगी, वो सब चीज़ें मेरे लिए मोरली राइट होती हैं। तो ये छोटा टॉपिक भी था कहीं ना कहीं और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा ये सेशन तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किएगा, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं बहुत छोटा टॉपिक भी है और आपका कंप्लीट भी हो जाता है, बट इसको इसलिए छोड़ के मत जाइएगा। कहीं ना कहीं अगर आप इसमें अपना 20 मिनट 30 मिनट 20-25 मिनट की ये वीडियो है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं 2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिलवा सकती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1।